हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्षितिज करियर। आज के इस वीडियो में हम व्हीट क्रॉप के बारे में डिटेल्स में जानेंगे एंड दिस विल बी द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर योर एग्जामिनेशन लाइक IBPS AFO एंड अदर एग्रीकल्चर रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। सो माय नेम इज़ आशीष लाड। आई क्लियर दिस एग्जामिनेशन ऑफ IBPS AFO इन 2018। मैंने ऑलरेडी कुछ वीडियोज़ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स पे बना रखे हैं, उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। So let us start. So the botanical name of wheat is Triticum durum, or you can say Triticum species, because Triticum genus में और भी सारी species है wheat related, वो हम अगले स्लाइड में देखेंगे। The family of the wheat crop is Gramineae और Poaceae। इसका जो क्रोमोसोम नंबर है वो है 2n = 42। In India it is second important staple crop, that is staple food crop, and the first staple food crop is, yes, it is rice. In India, following species are grown. The first is common bread wheat, और इसको बोलते हैं Triticum aestivum. It is also called as Mexicum dwarf wheat. जो सेकंड टाइप है वो है इमर wheat, Triticum dicoxum. ये जो साउथ इंडियन डिशेस है जैसे उपमा वगैरह, इसके लिए जो सूजी यूज़ करते हैं उसके लिए ये स्पेसीज यूज़ करते हैं, उसका नाम है Triticum dicoxum. तीसरी वैरायटी है इंडियन ड्वार्फ व्हीट, Triticum spherocoxum, और चौथी वैरायटी है मैक्रोनी व्हीट, दैट इज Triticum durum. सो दिस स्लाइड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन बिकॉज मेनी टाइम्स द क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड फ्रॉम दिस पॉइंट। जैसे जैसे मैं पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो आप साइड बाय साइड उसके नोट्स भी लिया कीजिए जो आपके रिविजन के लिए बहुत काम आएंगे। सो लेट अस डिस्कस अबाउट द क्लाइमेट। तो जो व्हीट है वो एक रबी सीजन क्रॉप है और C3 और लॉन्ग डे प्लांट है। कूल एंड मॉइस्ट वेदर ड्यूरिंग वेजिटेटिव ग्रोथ पीरियड इज़ फेवरेबल फॉर दिस क्रॉप। इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ फेज़ है तब उसको कूल एंड मॉइस्ट क्लाइमेट होना बहुत ज़रूरी है एंड रिक्वायर्स वार्म एंड ड्राई वेदर ड्यूरिंग ग्रेन फॉर्मेशन। और जब इसमें ग्रेन फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है उस समय वार्म एंड ड्राई सीजन चाहिए। बहुत ही बारीकी से देख लो, वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए कूल एंड मॉइस्ट सीजन, और जब ग्रेन फॉर्मेशन के समय उसको वार्म एंड ड्राई वेदर की बहुत ज़रूरत होती है। सॉइल विद अ क्ले लोम और लोम टेक्सचर, गुड स्ट्रक्चर एंड मॉडरेट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी आर आइडियल फॉर व्हीट कल्टिवेशन। तो इसको सॉइल कैसी चाहिए? क्ले लोम, उसके बाद जो टेक्सचर है वो लोम टेक्सचर चाहिए और स्ट्रक्चर भी अच्छा होना चाहिए, गुड स्ट्रक्चर सॉइल विद मॉडरेट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। पानी की जो होल्ड करने की क्षमता है वो मॉडरेट होनी चाहिए। टेम्परेचर रिक्वायरमेंट देखते हैं। जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है व्हीट के लिए वो है 21 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो मैक्सिमम टेम्परेचर है व्हीट क्रॉप के लिए वो है 32 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो मिनिमम है वो है 4 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड। जो नॉर्मल सीड रेट है जो नॉर्मल वैरायटी के लिए वो है 100 kg पर हेक्टर। उसके बाद जो लेट वैरायटी है उसके लिए है 125 kg पर हेक्टर, और जो डिबलिंग मेथड है जो व्हीट सो करने की उसके लिए है 25 to 30 kg पर हेक्टर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत बार क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो जर्मिनेशन है हाइपोजियल, यानी जो व्हीट का सीड है वो बिलो ग्राउंड जर्मिनेट होता है, और जो स्पेसिंग रिक्वायरमेंट है वो है 22.5 × 8 to 10 सेंटीमीटर। उसके बाद है जो आइडियल डेप्थ है जो व्हीट के हम सीड बोते हैं, आइडियल डेप्थ है वो है 5 सेंटीमीटर ऑफ डेप्थ। द फ्लावर पोर्शन ऑफ व्हीट इज़ नोन एज हेड, ईयर और स्पाइक। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है। फ्रूट टाइप ऑफ व्हीट इज़ कैरियोप्सिस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। फ्रूट टाइप ऑफ व्हीट इज कैरियोप्सिस। सो देखते हैं मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स कितना डालना होता है। जो FYM है वो 10 to 15 टन्स पर हेक्टर रिक्वायर है इसके लिए, और जो NPK है उसमें से नाइट्रोजन है वो 120 kg पर हेक्टर, फॉस्फोरस है वो 60 kg पर हेक्टर, वेयर एज पोटेशियम है वो है 40 kg पर हेक्टर। तो क्रिटिकल फेजेस ऑफ इरिगेशन देखते हैं। जो CRI स्टेज है यानी क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज, यानी क्राउन रूट क्या होते हैं तो इसके लिए मैंने इमेज यहाँ पे दे रखी है, यू कैन सी फ्रॉम हियर। सो क्राउन रूट इनिशिएशन जो स्टेज है वो कब आती है? 20 to 25 डेज आफ्टर सोविंग। और क्राउन रूट किसको कहेंगे? दोज दैट फॉर्म एट नोड्स अबव द कोलियोप्टाइल नोड। तो इस पिक्चर में आप वो क्लियरली देख सकते हैं। सेकंड मोस्ट क्रिटिकल स्टेज फॉर इरिगेशन इन व्हीट इज़ फ्लावरिंग। ओके, उसके बाद है थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज इज जॉइंटिंग एंड मिल्क स्टेज। तो ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है। पहले मैंने बताई क्राउन रूट इनिशिएशन, उसके बाद है फ्लावरिंग, उसके बाद है जॉइंटिंग एंड मिल्क स्टेज।
अब जो आइडियल सोइंग टाइम देखते हैं वो है फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर, और जो लेट कब तक हम सो कर सकते हैं वो है 15th ऑफ दिसंबर। इन सम बुक देयर आर 5 स्टेजेस ऑफ इरिगेशन मैनेजमेंट और critical stages of irrigation are given. So the crop requires 4 to 6 irrigations depending on the soil type and rainfall. Wheat crop requires minimum 5 irrigations at the following interval or following critical stages. The first is immediately after sowing. The second is crown root initiation stage. It is about 50 to 20 days after sowing. उसके बाद है एक्टिव टिलरिंग स्टेज, वो है 35 टू 40 डेज आफ्टर सोइंग। उसके बाद है फ्लावरिंग स्टेज, वो है 50 टू 55 डेज आफ्टर सोइंग। उसके बाद है ग्रेन फिलिंग स्टेज, वो है 70 टू 75 डेज आफ्टर सोइंग। सो द क्राउन रूट इनिशिएशन एंड फ्लावरिंग आर द मोस्ट क्रिटिकल स्टेज। जैसे कि यहाँ पे बताया क्राउन रूट इनिशिएशन एंड जो फ्लावरिंग का स्टेज है वो सबसे क्रिटिकल है। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट वाटर स्टैग्नेशन शुड बी अवॉइडेड एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन, सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो द टेस्ट वेट ऑफ व्हीट ग्रेन इज अबाउट 40 ग्राम, वाइल टेस्ट वेट ऑफ फाइलरिस माइनर इज ओनली 2 ग्राम। ये जो फाइलरिस माइनर है ये एक वीड है जो व्हीट क्रॉप में पाया जाता है, उसका टेस्ट वेट देखिए कितना है, 2 ग्राम है। वेयर जो अपने व्हीट के सीड है उनका टेस्ट वेट है 40 ग्राम। जो प्रोटीन कंटेंट है व्हीट में वो है 10 to 11% और उसको ग्लूटेन कहा जाता है। फॉर सेफ स्टोरेज मॉइस्चर कंटेंट ऑफ ग्रेन शुड बी रेंज बिटवीन 10 to 12% एंड द वाटर रिक्वायरमेंट फॉर दिस क्रॉप इज़ 550 to 650 mm। तो जो व्हीट में ग्लूटेन नाम का प्रोटीन पाया जाता है, दिस विल समटाइम कैन क्रिएट एलर्जीज इन मैनी इंडिविजुअल्स। सो बहुत सारे फूड आइटम्स आपने देखे होंगे तो उसमें कभी कभार लिखा होता है ग्लूटेन फ्री करके। तो जो ग्लूटेन इनटॉलरेंस नाम का एक बीमारी कह सकते हैं आप होती है बहुत सारे लोगों में, तो उसमें ये जो ग्लूटेन नाम का कंटेंट है व्हीट का वो एलर्जी क्रिएट करता है। तो ये कुछ मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको बता दी इसके बारे में। तो अब इसके डिसीजेस देखते हैं। सो ये डिसीजेस है और उनके सामने उनके कॉजल ऑर्गेनिजम्स है। So the black or stem rust of wheat is caused by Puccinia graminis triticale. The brown or leaf rust caused by Puccinia triticina, Puccinia recondita. उसके बाद है yellow or strip rust caused by Puccinia striformis. Loose smut of wheat is caused by Ustilago nuda triticale. कर्नाल बंट है वो कॉज करता है न्यूविसिया इंडिका। उसके बाद हिल बंट और उसको हम स्ट्राइकिंग स्मट कहते हैं वो कॉज करता है टिलेशिया कैरीज और टिलेशिया फोइटिडा। जो फ्लैक्स स्मट ऑफ व्हीट है बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीज़ है, ये बहुत बार पूछा गया है, वो कॉज करता है यूरोसिस्टिस ट्रिटिसाई। टुंडू और येलो ईयर रॉट कॉज बाय बैक्टीरिया एंड निमाटोड इन्फेक्शन, तो ये होता है कॉरिनोबैक्टीरियम ट्रिटिसाई और एंग्विनिया ट्रिटिसाई के कारण। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीज़ है, आपको पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज बाय बैक्टीरिया प्लस निमाटोड, तो आपका आंसर होगा टुंडू और येलो ईयर रॉट। ओके, सो मोलिया डिसीज़ है वो कॉज बाय हेटेरोडेरा एवेनी जो एक निमेटोड है। उसके बाद ईयर कॉकल ऑफ व्हीट इज कॉज बाय एंग्विनिया ट्रिटिसाई। पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ व्हीट इज कॉज बाय इरिसिफे ग्रामिनीस वैरायटी ट्रिटिसाई। जो मैंने इंपॉर्टेंट डिसीजेस है वही मैंने कवर किए हैं, तो आपको ये सारे याद रखने होंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट इंसेक्ट पेस्ट व्हीट एपिड, उसका जोलॉजिकल नेम है मैक्रोसिफम मिस्कैंथी। उसके बाद है क्लाइंबिंग कटवर्म और आर्मी वर्म, उसका जूलॉजिकल नेम है मिथेमना सेपरेटा। उसके बाद है गुंजिया विविल, उसका जूलॉजिकल नेम है टैनिमेकस इंडिकस। उसके बाद है टर्माइट ओडोंटोडर्मिस ओबेसस। तो यील्ड देखते हैं व्हीट का कितना है। जो मॉइस्चर कंटेंट एट हार्वेस्टिंग स्टेज कितना होना चाहिए व्हीट में, वो है 25 to 30%। जो इरीगेटेड एरिया है उसका यील्ड कितना होता है, वो होता है 40 to 45 क्विंटल पर हेक्टर। जो रेनफेड कंडीशन में व्हीट उगाया जाता है उसका जो यील्ड है वो है 20 to 25 क्विंटल पर हेक्टर। जो इंडिया में हमारे एवरेज यील्ड पाया जाता है व्हीट का वो कितना है, 30 क्विंटल पर हेक्टर। दोस्तों लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक बटन ज़रूर दबाना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना, क्योंकि ऐसे लेक्चर में और लाऊंगा आने वाले दिनों में।
So thanks for watching.